अध्याय 8 देख रहे हैं, सिविलाइजिंग द नेटिव, एडुकेटिंग द नेशन। इसका मतलब है कि देसी जनता को सभ्य बनाना और पूरे देश को पढ़ाना या एडुकेट करना। तो सवाल उठता है कि अभी तक जो हमने देखा कि ब्रिटिश रूल जब था, तकरीबन 200 साल से ज्यादा ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया है। 1750 के बाद आप आगे ले लीजिए। इसमें जो बड़े बड़े लोग थे, यानी कि जो राजा थे या नवाब थे, जितने भी शासक गण थे, उन पे क्या इनका इफेक्ट हुआ ये हमने देखा। जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उन पे क्या इफेक्ट हुआ ये हमने देखा। और जो ट्राइबल्स थे यानी आदिवासी जन, उन पे ब्रिटिश रूल का क्या असर हुआ ये भी हमने देखा। लेकिन एडुकेशन या कहें कि शिक्षा, जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो बड़े पढ़ रहे थे, उनकी जिंदगी में ब्रिटिश रूल का क्या असर हुआ है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि हम यहां केवल पहले ट्रेड करने नहीं आए। पहले तो वो ट्रेड ही ट्रेड किया करते थे, उसी के बारे में सोचते थे। फिर उन्होंने कब्जा किया, यानी कि भूभाग पे कब्जा कर लिया। और कब्जा करते करते फिर ये भी लगा कि हम यहाँ केवल इस चीज के लिए नहीं है, और भी हमारे काम है। हम एक कल्चरल मिशन पे है। कल्चरल मिशन क्या होता है कि हम एक सांस्कृतिक मिशन पे है। ये हमारा धर्म बन जाता है कि हम इस देश को, इंडिया को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हम सिविलाइज करें। यानी कि जो ब्रिटिशर्स है और यूरोप है वो सब सिविलाइज्ड है, वो सब सभ्यता या सभ्य लोग हैं। हिंदुस्तान असभ्य है या यहाँ की जनता असभ्य है। इनको पढ़ाना, लिखाना, समझाना ये इनकी जिम्मेदारी है। जो भी हिंदुस्तान के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों के कस्टम्स हैं, या ये कहें कि जो रीति रिवाज हैं और जो मान्यताएं हैं, यानी कि वैल्यूज हैं, वो मान्यताएं, रीति रिवाज, इनको भी बदलना है। तो क्या क्या परिवर्तन वो लेके आए, कैसे उन्होंने हमें सभ्य बनाया। और हमको उन्होंने कहा गुड सब्जेक्ट्स मतलब जो हिंदुस्तान में रहते थे इनको इन्होंने कहा सब्जेक्ट्स, इंसान नहीं, सब्जेक्ट्स। तो जो हम लोग उनके सब्जेक्ट थे, वो हमारे मसीहा थे, वो हमारे मालिक थे, वो हमारे गार्डियन थे। कैसे हम लोगों पे उन्होंने शिक्षा के प्रारूप को हमारे ऊपर लाया, या हम उस नजर से देखना चाहेंगे कि इनके नजर से शिक्षा कैसी थी, क्या उन्होंने दिया हमें। जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेजी रूल के लोग थे, वो एडुकेशन को, शिक्षा को देखते कैसे थे। पहले ये समझ लीजिए कि जो 200 साल में हुआ है, आज हम जो देखते हैं कि हम अपने बच्चे को सुबह उठाते हैं, उसके बाद उसको नाश्ता वगैरह करवाते हैं, बैग उसका तैयार करते हैं, वो जाता है स्कूल, या तो गाड़ी से जाएगा, एक उसके लिए वैन आती है, या आप खुद छोड़ते हैं, वो स्कूल जाएगा। स्कूल में वो 8 बजे से लेकर 2 या 3 बजे तक वो पढ़ाई करेगा। शाम को आएगा, वो थोड़ा देर खेलेगा, उसके बाद वो ट्यूशन जाएगा। ट्यूशन नहीं जाएगा तो आप उसको पढ़ाएंगे, या वो सेल्फ स्टडी करेगा। उसके बाद वो होमवर्क करेगा, फिर थोड़ा टीवी वगैरह देखने के बाद, खाना खाने के बाद सो जाएगा, और ये रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपने पढ़ाई का समय देखा कि भाई उसके एग्जाम भी हो रहे हैं, उसका असाइनमेंट भी उसको मिल रहा है, वो भी कर रहा है, और तमाम चीजें जो हो रही हैं। तो हम जो आज देख रहे हैं ये आज नहीं हुआ, इसको सालों साल लगे हैं। इन 200 सालों में जो परिवर्तन हुए उनकी चर्चा हम करेंगे। और एक और चीज कि हिंदुस्तानियों पे जो परिवर्तन हुए शिक्षा के रूप में, हिंदुस्तानियों ने, इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, और किस तरीके से हिंदुस्तानियों को पढ़ाया गया, समझाया गया, लिखाया गया। इसमें एक शब्द आएगा ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म पहले आपको अच्छी तरह समझना है, फिर आप बाकी चीजें समझ में आएगी आपको। ओरिएंटलिज्म का हिंदी में मतलब होता है प्राच्यवादी। तो ओरिएंटलिज्म का मतलब ये होता है वो लोग जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, उसके अलावा बाकियों की संस्कृति का ज्ञान रखते हैं, उनका आदर करते हैं। तो वो लोग, जितने भी लोग मैं आपको बताने वाला हूं, जो इंडियन लैंग्वेजेस को, इंडियन कल्चर को, जिसमें आप मान लीजिए कि भाई संस्कृत आ गया, जिसमें हिंदी आ गई, जिसमें उस जमाने में, क्योंकि मुगल काल के जस्ट ये बाद आए थे, तो पर्शियन चलती थी, पर्शियन हो गई,
अरबी हो गई। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं और ये सारी जो संस्कृति है और इन लैंग्वेजेस में साहित्य जो लिखा गया है, उनकी रिस्पेक्ट करने वाले और उसी को आगे बढ़ावा देने वाले लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है या प्राच्यवादी कहा जाता है। क्लियर हो गया? एक साहब आने वाले हैं, उनके बारे में बातचीत होगी, लेकिन पहले समझ लीजिए लिंग्विस्ट क्या होता है। लिंग्विस्ट या फिर जो फिलोलॉजिस्ट होता है, उसका मतलब ये होता है कि भाई उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, भाषाविद है वो। इस लिंग्विस्ट को हम भाषाविद कहते हैं। तो बात शुरू होती है 1783 में। होता यह है कि एक साहब है जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये साहब और ये साहब दोनों एक ही हैं। ये साहब का नाम है विलियम जोन्स। क्या नाम है? विलियम जोन्स। पहले अक्षर लिखूंगा मैं। तो ये जो विलियम जोन्स साहब हैं वो कलकत्ता आते हैं। किस काम से आते हैं? आपको याद है कि रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था। वहां पर ये जो विलियम जोन्स है ये जूनियर जज के तहत आते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट में वो कंपनी के तहत जूनियर जज बन के आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो विलियम जोन्स साहब है वो बहुत बड़े लिंग्विस्ट हैं, भाषाविद हैं, यानी कि इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। इनको ग्रीक आती है, ग्रीक, लैटिन। ये कहाँ से पढ़ के आए हैं? ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं। ये दोनों ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं। इसके अलावा ये अरेबिक इन्होंने सीख ली, इन्होंने एक दोस्त से सीखी। इसके अलावा ये फारसी, यहाँ पर देखिएगा ये एक साहब इनको फारसी सिखा रहे हैं, ये पर्शियन सिखा रहे हैं। अपने दोस्त से इन्होंने पर्शियन भी सीख ली। तो कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस ये जानने लगे। अब ये क्या हुआ कि बहुत समय इन्होंने व्यतीत किया, घंटों घंटों ये बैठ के जो पंडित्स के साथ, पंडित होते हैं, यानी हमारे जो वर्ण व्यवस्था उस जमाने में चला करती थी, आज भी थोड़ी बहुत है, उसमें जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो संस्कृत की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो उस पंडित जो लोग होते हैं वो उनमें से कई पंडितों के साथ ये बैठते थे और ये संस्कृत सीखते थे, उनसे संस्कृत लैंग्वेज सीखते थे, उसका व्याकरण सीखते थे, उसकी ग्रामर सीखते थे। घंटों घंटों बैठ के वो ये काम किया करते थे। अब इससे क्या हुआ कि ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगे जो पुराने हमारे प्राचीन हिंदुस्तान के प्राचीन साहित्य है, प्राचीन लेखनी है, प्राचीन काल में जो भी चीज़ लिखी गई है, चाहे वो लॉ से संबंधित हो यानी कि कानून से, चाहे वो फिलॉसफी यानी कि दर्शन से, चाहे वो आपके रिलीजन से हो यानी धर्म से, पॉलिटिक्स से हो यानी कि आपके राजनीति से, मोरालिटी से हो यानी कि जो मान्यता है उनसे, अर्थमेटिक हो, यहाँ तक कि इन्होंने जो अंक गणित है, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, उसके बारे में भी समझा। और मेडिसिन, सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसमें हम मेडिसिन का मतलब ये होता है कि जब भी हम ऐसी चीज़ पढ़ें जो लोगों को ठीक करती है, तो उस ज़माने में जो मेडिसिन हुआ करती थी, चाहे शल्य चिकित्सा हो या उसके पहले जो हम आयुर्वेद की बात करते हैं, उसके बारे में इन्होंने पढ़ाई की, समझने की कोशिश की। अब इसी बीच ये जो जोन साहब है, इन्हीं की बात मैं बार बार करूंगा, विलियम जोन साहब ने देखा कि साहब मैं ही अकेला नहीं हूं, मेरे अलावा ऐसे कई लोग हैं कलकत्ता में, बहुत सारे ऐसे लोग कलकत्ता में हैं जो मेरी तरह, उनका इंटरेस्ट है, मेरे जो दिलचस्पियां हैं, मेरे जो शौक है, ऐसे कई सारे ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जिनके यही इस तरीके के शौक हैं। और उसी ज़माने में अंग्रेज़ी इंग्लिश जो मैन थे, एक तो पहले थे हेनरी थॉमस कोलब्रुक, क्या साहब हो गए, इनको हम कोलब्रुक के नाम से बोलेंगे, तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक साहब हो गए। और एक साहब यहां पर है जिनका नाम है नेथेनियल हेलहेड। तो ये नेथेनियल हेलहेड हो गए, ये हेनरी थॉमस कोलब्रुक हो गए। तो ये लोग दोनों जो क्या कर रहे थे, ये पहली चीज तो ये है कि जो हिंदुस्तानी पुराना इतिहास था, हेरिटेज था, उसको ये समझने की कोशिश कर रहे थे, उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको डिस्कवर या उनकी खोज करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा ये क्या कर रहे थे कि जो भी संस्कृत में लिखा हुआ है या जो पर्शियन या फारसी में लिखा हुआ है, इनको ये दोनों मिलके अलग अलग काम ये कर रहे थे, लेकिन ये दोनों इंग्लिश में इसको तब्दील कर रहे थे या फिर इंग्लिश में लिख रहे थे। बल्कि इन्होंने हेलहेड साहब ने तो जब कानून शुरू हुआ तो शुरुआती दौर में कानून यहाँ अलग था, वहाँ अलग था, हर जगह, तो उन सबका एक जो तैयार किया था, कुछ पंडितों ने 11 पंडित बुलाए थे उन्होंने, अंग्रेजी लोगों ने, और उन्होंने तैयार किया कानून का पूरा खाका, उसका अंग्रेजी में परिवर्तन इन्होंने किया था, नेथेनियल हेलहेड ने। तो बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, ये लोग भी काम कर रहे थे। तो हुआ ये कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नेथेनियल हेलहेड और साथ में ये विलियम जोन साहब, जिनका मैंने अभी नाम लिया, जिसका हमने पहले डिस्कस किया,
इन सब ने मिलके, बेसिकली इनिशिएटिव तो विलियम जोन्स साहब का ही था, उन्होंने मिलकर क्या किया कि कलकत्ता में, या ये कहें कि बंगाल में एक सोसाइटी शुरू की, जो आप ये चित्र में देख रहे हैं, इसका नाम है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये जो है एक संस्था की शुरुआत की जिसमें लाइक माइंडेड लोग, जो एक ही चीज, इनकी विचारधारा है कि भाई जो हमारी संस्कृति है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, उसके बारे में पढ़ाई लिखाई करें, समझें और उसको आगे बढ़ाएं। तो एक तो इन्होंने ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, साथ में इन्होंने यहाँ पर एक जर्नल, एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसका नाम रखा एशियाटिक रिसर्चेस। अब ये देखें कि जो जर्नल निकाला उसका नाम रखा एशियाटिक रिसर्चेस। रिसर्च यानी कि अनुसंधान की बात करते हैं। तो ये काम इन्होंने किया। अब जोन्स और जो कोलब्रुक है, इनका एक अलग थोड़ा सा नजरिया था। वो जो हमारे प्राचीन जितना भी कल्चर है, हमारी प्राचीन संस्कृति है, मतलब इंडिया की जो एंशिएंट कल्चर है, साथ में जो वेस्ट का कल्चर है, मतलब इंडिया का एंशिएंट कल्चर और वेस्ट का एंशिएंट कल्चर, दोनों से मोहब्बत करते थे। दोनों के लिए इनके दिल में बहुत ज्यादा आदर भाव था, राइट। वो ये मानते थे कि जो इंडिया है, हिंदुस्तान ने अपने ज़माने में एक बड़ी ज़बरदस्त पीक, यानी हिंदुस्तान की जो ग्लोरी है, सभ्यता की जो ग्लोरी है, वो उसने अचीव की है, लेकिन किसी कारणवश वो डिक्लाइन हो गई समय के अनुसार। धीरे धीरे, मतलब हिंदू मानते थे कि हिंदुस्तान वाकई में बहुत बहुत ग्लोरीफाइड था एक ज़माने में, बहुत इसने पूरे विश्व में बहुत अलग जगह बनाई थी। ओके, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि हिंदुस्तान को समझने के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को समझने के लिए, यहाँ की जितनी भी सेक्रेड यानी कि पवित्र, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, और लीगल टेक्स्ट यानी जो कानून जिसे कहेंगे कि कानून से लिखित या फिर बिल्कुल सही तरीके से लिखित जो टेक्स्ट है, जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसको समझना ज़रूरी है, जो प्राचीन समय में लिखी गई है। ये इन दोनों का कहना था। ओके, इससे क्या होगा कि हमारे इंडिया में कौन लोग हैं? हिंदू है, मुस्लिम है ना। आज अगर देखें तो हिंदू करीबन 81% है, मुस्लिम शायद 14% 15% है। तो ये जो लोग हैं, इनके क्या आइडियाज़ हैं हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान, इनके आइडियाज़ क्या हैं, इनके विचार क्या हैं, और इनके क्या लॉज हैं, इनके कानून क्या हैं, या इनके रीति रिवाज क्या है, इससे हमें समझने में फ़ायदा मिलेगा। और जब हम ये चीज़ें समझेंगे तभी हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, हिंदुस्तान का विकास कर सकते हैं। ऐसा किसका मानना था? इन सब लोगों का, खासतौर पे कोलब्रुक और विलियम जोन्स साहब का मानना था, राइट। अब इन्होंने एक चीज़ और कही कि जो विलियम जोन्स और जो कोलब्रुक साहब है, क्योंकि इनका मेन यही कर रहे थे कि भाई जो भी पुरानी टेक्स्ट है और जो उनकी जानकारी ले रहे थे, उनको ट्रांसलेट कर रहे थे, ये साहब और जोन साहब ये दोनों कर रहे थे। अच्छा, इसमें ये था कि जब एक प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया, एक परियोजना तैयार की कि अगर हम किसी तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर्स या ब्रिटिश रूल वाले लोग जो है, वो इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति को समझने की और सोचने की या उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम तो समझेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चर को, यहाँ के बहुत विविध जो हमारा बहुत अच्छे साहित्य रहा है, उन सबको समझेंगे। इसके अलावा जो इंडियंस हैं वो खुद भी इसको समझेंगे, मतलब उनको अपना हेरिटेज, उनकी जो प्राचीन चीज़ें थी जिस पे हम उरूज पे थे, टॉप पे थे, उनको भी समझने में इंडियंस को मदद मिलेगी। हम भी समझेंगे, वो भी समझेंगे। तो होगा ये कि हिंदुस्तानी ये जानेंगे कि हम गुजरे ज़माने में कितने टॉप लोग थे, हमारा पास्ट कितना ग्लोरीफाइड है, हमारा जो प्राचीन सभ्यता है कितनी बेहतरीन है। ओके, तो होगा ये कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो एक तरीके से गार्जियन बन जाएंगे, अभिभावक बन जाएंगे इंडियन कल्चर के, और क्योंकि अभिभावक बनेंगे इस तरीके से मास्टर भी बन जाएंगे। तो एक तरीके से वो राज भी करेंगे और साथ में वो एक अभिभावक का भी काम करेंगे, गार्जियन का भी काम करेंगे, राइट। अब कई जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि ये जो इंडियन तरीका है, इंडियन लर्निंग का, हिंदुस्तानियत या हिंदुस्तानी लर्निंग का जो तरीका है, इसको आगे बढ़ाया जाए, वेस्टर्न लर्निंग का तरीका आगे ना बढ़ा जाए। सोचिए, इसी को हम ओरिएंटलिस्ट सोच कहते हैं, इसी को हम प्राच्यवादी सोच कहते हैं कि भाई हिंदुस्तानी कल्चर को सिखाया जाए, वेस्टर्न लर्निंग को छोड़ दिया जाए।
राइट। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जाए, ऐसे संस्थानों की स्थापना की जाए जिसमें क्या चीज़ पढ़ाई जाए, जिसमें भारतीय कल्चर के बारे में, भारतीय टेक्स्ट के बारे में, पुराने जो टेक्स्ट है जैसे संस्कृत में जो लिखे हुए हैं, पर्शियन में जो लिखे हुए हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, साहित्य हो या फिर काव्य हो, पोएट्री हो, चाहे लिटरेचर हो या पोएट्री हो, ये दोनों चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि हिंदू और मुसलमान, उनको वो चीज़ पढ़ाई जाए, उनको उस तरीके की इंडियन लर्निंग दी जाए, तो हिंदू और मुसलमान वही चीज़ पढ़ेंगे जो वो जानते हैं। उनको नई चीज़ क्यों पढ़ाई जाए? तो यानी कि जो उनकी वैल्यूज़ थे, जो पुरानी सारी चीज़ें थी, वो उसको जो जिसकी वो रिस्पेक्ट और मानते हैं उस चीज़ को, उसी को पढ़ाया जाए तो वो उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, उसको उनको मज़ा भी आएगा एक तरीके से, और हमारी भी एक तरीके से अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि हम उनके दिल में उतर जाएंगे, हम उनके दिल में उतर जाएंगे, हम उनके दिल में जगह बनाएंगे, क्योंकि हम उनको उन्हीं की चीज़ बता रहे हैं, उन्हीं की चीज़ सिखा रहे हैं। तो जो नेटिव्स होंगे उनका हम दिल जीत पाएंगे, राइट। तो इसी चीज़ के नाते जब ये डिस्कशंस हुए, ये सब कुछ बात हुई कि भाई अंग्रेज़ों को करना चाहिए, तो इन्हीं के विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक के ये कहें कि विचारों से कलकत्ता में 1781 में मदरसा की स्थापना हुई। मदरसा जैसे आप जानते हैं कि वहाँ इस्लामिक स्टडी होती है, यहाँ पर उन्होंने जो स्थापना की उसमें अरेबिक की स्टडी होती थी, पर्शियन यानी कि फ़ारसी की स्टडी होती थी। इसके अलावा जो इस्लामिक लॉज है, इस्लामिक कानून जिसे शरिया लॉ भी कहते हैं, उनकी यहाँ पर पढ़ाई होती थी। अच्छा, केवल मदरसा नहीं बनाया इन्होंने, बाकायदा 1791 में बनारस में, जो बनारस है वहाँ पर हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना की गई। ओके, यहां पर क्या पढ़ाया जाता था? संस्कृत पढ़ाई जाती थी। जो भी एंशंट, सब प्राचीन जो भी काव्य लिखे गए हैं, साहित्य लिखा गया है संस्कृत में, वो पढ़ाया जाता था। और ये इन्होंने सोचा कि ये पर्शियन और ये सब संस्कृत, ये पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन करने में, या कहें कि वहां उसका प्रबंधन करने में, प्रशासन करने में बहुत बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स थे जो इस हक में नहीं थे। वो ये जो प्राच्यवादी सोच थी, ओरिएंटलिस्ट सोच थी, उनके हक में नहीं थे। उनकी अलग सोच थी। और उनकी क्या सोच थी? देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं जेम्स मिल साहब का नाम लूंगा, उसके बाद लूंगा एक बड़े साहब हुए मैकॉले साहब, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले साहब। तो हुआ ये कि अर्ली 19th सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि 1800 से आगे की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर क्या हुआ, कई ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो प्राच्यवादी सोच या ओरिएंटलिस्ट सोच से बिल्कुल अलग अलहदा सोचते थे। वो ये कहते थे कि जो ईस्ट है, ईस्ट मतलब हिंदुस्तान की बात हो रही है। देखिए, इंग्लैंड यहाँ है, यूरोप यहाँ है, उनके सारे ईस्ट में यहाँ पर अरब है, यहाँ पर इंडिया है ना। अगर मैप को थोड़ा सा सोचें आप, तो इनके सारे ईस्ट में जितने भी काव्य लिखे गए, जितने भी साहित्य लिखे गए, इनका ये मानना था, कई लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो साहित्य लिखे गए हैं वो, उसमें तो एरर है, त्रुटिपूर्ण है। सबसे पहले तो बहुत सारे एरर है, और अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक थॉट्स है इसमें, अनसाइंटिफिक लिख देता हूँ ये, राइट। जो भी लिखे गए ये बिल्कुल नॉन सीरियस, मतलब इसमें कोई सीरियसनेस है ही नहीं, नॉन सीरियस कर दीजिए। और इसके अलावा लाइट हार्टेड है, मतलब बहुत ही हल्के में लिख दिए गए, मेहनत नहीं की गई इसमें, राइट। तो इनका ये कहना था कि यार देखो, जो आप मदरसा पे पैसा खर्च कर रहे हो, जो आप संस्कृत कॉलेज पे पैसा खर्च कर रहे हो बनारस में और कलकत्ता में, इस पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये जो अरेबिक की स्टडी करा रहे हो, या फिर आप संस्कृत की जो एंशिएंट लिटरेचर या उसका व्याकरण, लैंग्वेज, इसकी पढ़ाई में पैसा खर्च कर रहे हो, ये बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन बोल रहे थे? सबसे पहले ये साहब जो देख रहे हैं आप चित्र यहाँ पर, ये नाम है जेम्स मिल। जेम्स मिल सबसे पहले इन्होंने अटैक किया किनको? प्राच्यवादियों को। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, जो नेटिव्स चाहते हैं, देसी जनता चाहती है, उनको वो क्यों पढ़ाया जाए भाई, हमको कौन सा इनके दिल में बैठना है। इन्होंने कहा कि हमको उनको दिल में नहीं उतारना है, हम उनके दिल में नहीं उतरना चाहते। देखिए, जो एजुकेशन है उसका एम क्या होना चाहिए? उसका एम ये होना चाहिए, जेम्स मिल साहब बोल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो भी हम पढ़ाना चाहेंगे, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि एजुकेशन यूजफुल हो यानी कि किसी तरीके से काम आए, और प्रैक्टिकल हो यानी कि व्यवहारिक हो। ये उनका कहना था। यानी जो हिंदुस्तानी है, नेटिव्स है, इनको हम पहले तो हम वैज्ञानिक तरीके समझाएं, और उसके बाद जो टेक्निकल एडवांसेस, यानी कि जो भी आगे बढ़ी हैं चीज़ें टेक्निकली, प्रौद्योगिकी में टेक्निकल एडवांसेस हुए, वो हम बताएं, और ये समझाएं कि ये सब जो हुआ है वेस्ट में, वेस्ट मतलब जो यहाँ की बात हो रही है, यूरोप और इंग्लैंड की, जो ये सब चीज़ें हुई हैं वो कैसे हुई हैं, कैसे इसके लिए काम किया गया है, वो सब हम सिखाएं। हम क्यों उनको पुराने लिटरेचर और सेक्रेड लिटरेचर और ये संस्कृत और अरबी और पर्शियन सिखाते रहे?
ये किसका कहना था? जेम्स मिल साहब का। अब उसके बाद एक और साहब आए और उनके नाम पे भी काफ़ी चीज़ें हुई। देखिए थोड़ा सा अब 1830 तक आते आते ना जो प्राच्यवादी थे, ओरिएंटलिस्ट, उन पे बहुत ज़्यादा अटैक होने लगे थे, उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा था, उनकी आलोचना की जा रही थी। तो उन्होंने ये कहा सबसे ज़्यादा जो आउटस्पोकन थे, यानी कि जो बहुत मुखर थे और इन्फ्लुएंशियल थे, वो साहब थे, उनका नाम मैं बता रहा हूँ, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर और दिमाग में बिठा लीजिए, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। तो ये बड़े मुखर आदमी थे, ठीक। इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो कंट्री है ना, इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये एक असभ्य कंट्री है, यानी कि अनसिविलाइज्ड कंट्री है, इसको सभ्य बनाना पड़ेगा, इसको सभ्यता देनी पड़ेगी, राइट। तो उससे क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि पूरा अगर हम पूरी लाइब्रेरी ले लें, उसमें हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें एक छोटा सा शेल्फ है, इसी के अंदर इंडियन और अरबिक ये सारे साहित्य समा जाएंगे, मतलब इनमें दम नहीं है कुछ। तो उन्होंने कहा कि जो ये मदरसा और ये बनारस का कॉलेज बनाने में जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, पब्लिक मनी खर्च किया जा रहा है, बिल्कुल इसको बंद करना चाहिए। जो प्राच्यवादी लोग कर रहे हैं या आप कहने को कर रहे हैं, बिल्कुल इसको खत्म कर देना चाहिए, राइट। तो मैकॉले ने सीधा कहा, मैकॉले साहब ने सीधा कहा कि भाई ऐसा है, जो इंग्लिश लर्निंग तरीका है, इंग्लिश को एक तो आपको तरीका बनाना चाहिए पढ़ने का, और इसी इंग्लिश लर्निंग का तरीका अपनाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जैसे ही इंग्लिश सीख जाएंगे कौन? इंडियंस। जैसे इंडियंस जो है वो इंग्लिश सीख जाएंगे, तो उनको जितना भी बढ़िया साहित्य लिखा गया है वेस्ट का, यानी जो अंग्रेजों ने लिखा है, उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, उसको पढ़ने में उनको नई नई चीजें पता चलेगी, और वो ये भी जानेंगे जो साइंस और फिलॉसफी, यानी जो विज्ञान और दर्शन में जो भी वेस्ट ने काम किया है, वो इनको जानने का मौका मिलेगा। इससे क्या होगा, जैसे हम इंग्लिश सिखा देंगे इंडियंस को, तो इनका जो टेस्ट है, इनकी सोच, इनका टेस्ट, इनकी मान्यताएं, इनका कल्चर, रीति रिवाज, ये सारी की सारी चीजें हम चेंज कर पाएंगे, जो कि अभी अच्छी नहीं है, राइट। तो हुआ ये कि मैकॉले साहब ने बाकायदा एक दस्तावेज या फिर एक मिनट्स लिखे, पॉइंट्स लिखे, और उससे क्या हुआ कि जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है 1835 का, ये इंट्रोड्यूस किया गया, ये इसको लाया गया। डिसीजन ये था कि अंग्रेजी को, अब ध्यान रखिएगा, ये जब ये आया ना 1835 में, 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इसमें ये था कि भाई अंग्रेजी को जो हायर एजुकेशन है, ध्यान रखिएगा हायर एजुकेशन, अभी लोअर एजुकेशन में यानी कि एलिमेंट्री लेवल पे नहीं गए हैं, जो हायर एजुकेशन है वहां पर इसको माध्यम बनाया जाएगा अंग्रेजी को, ओके। और जितने भी ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन थे, या ये कहें जो प्राच्यवादी इंस्टीट्यूशन थे, कलकत्ता में क्या था? मदरसा, और बनारस में क्या था? संस्कृत कॉलेज। इन सबको बिल्कुल थोड़ा सा इनका प्रमोशन या प्रोत्साहन इसका बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको कहा गया कि ये अंधकार के मंदिर हैं, यहां पर अंधकार के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। और उसके बाद अंग्रेजी में टेक्स्ट बुक छपने लगी। क्लियर हो गया? इन्होंने क्या कहा? एजुकेशन ऑफ फॉर कॉमर्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज देख लीजिएगा कि ये ओरिएंटलिस्ट का मतलब ये होता है वो लोग जो बहुत बढ़िया कल्चर को, एशियाटिक कल्चर को और इनकी लैंग्वेज को समझते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, प्राच्यवादी लोग। मुंशी मतलब ये होता है एक ऐसा आदमी जो पर्शियन, फारसी को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, उसको पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको पढ़ा भी सकता है। वर्नाकुलर का मतलब ये हो गया कि इन लोगों ने क्या किया, इंग्लिश के अलावा जितनी भी लैंग्वेज थे, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपकी अरबिक हो, फारसी हो, पर्शियन हो, या कोई भी लैंग्वेज हो, इन सब लैंग्वेज को, जो इंग्लिश के अलावा लैंग्वेज है, उन सबको इन्होंने वर्नाकुलर कहा। बस ये ध्यान रखना है, वर्नाकुलर का मतलब यही है कि जो हमारी लैंग्वेज है, इसके अलावा जितनी भी लैंग्वेज है, उनको वर्नाकुलर कहा। अभी आपको यहां तक से समझ में आएगा। यहां पर एक बहुत बेहतरीन चित्र है। ये जो साहब दिख रहे हैं, ये साहब दोनों एक ही है, इनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग साहब। तो ये मॉन्यूमेंट है, कहां पर है? ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है कलकत्ता में, वहां पर आपको ये मॉन्यूमेंट मिलेगा। और इसमें आप देखेंगे कि ओरिएंटलिस्ट, ये ओरिएंटलिस्ट है, यानी ये प्राच्यवादी है। सबसे बड़ा सपोर्टर जो प्राच्यवादियों के थे, ये वॉरेन हेस्टिंग साहब थे। कौन साहब थे ये बताना है मेरे को। अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये पहले कुछ रहे, वायसराय या गवर्नर जनरल, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये जो साहब है, ये एक बीच में खड़े हुए हैं। इनके यहाँ पर पंडित साहब कह रहे हैं, पंडित जी खड़े हुए हैं, और यहाँ पर बैठे हैं मुंशी जी। मुंशी कौन है? जो पर्शियन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई सारे लोगों को दिखाने का मतलब ये है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश के अलावा सारी लैंग्वेज, चाहे पर्शियन हो, चाहे वो संस्कृत है, उसके बारे में बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि इन साहब को कलकत्ता का जो मदरसा है वो वॉरेन हेस्टिंग के कारण ही आया। और बेसिक ये था इनका सोचना कि जो हिंदुस्तान है, उनको उनका कल्चर, उनकी भाषा ये सिखाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
ये वर्नाकुलर लैंग्वेज समझाने की कोशिश की, अलग अलग लैंग्वेज। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, अब इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।